हेलो। हाय स्टूडेंट, आपका AMR टेक्निकल क्लासेज IT यूट्यूब चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 1.1। इसमें हम देख रहे थे एक पेपर हमने पहले कंप्लीट किया था, उसका हमने आधा पार्ट कर लिया था। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब 30 क्वेश्चन से जो आगे वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इस लेक्चर में जुड़े रहें और आपको जितने भी मैं लेक्चर देने वाला हूँ या आपके DRDO UPR या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से जो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उन क्वेश्चंस में से आपके 100% सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आपके एग्जाम से रिलेटेड रहेंगे और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ओके, तो आप DRDO चैप्टर 10 की अगर तैयारी कर रहे हो, UPR की अगर तैयारी कर रहे हो, आपका जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। तो हम जितने भी इलेक्ट्रिशियन एग्जाम पेपर्स के नाम से मैंने ये प्लेलिस्ट बना रखी है, जितने भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम चाहे वो कोई भी पेपर हो, XYZ, हम जितने भी पेपर देखेंगे वो आपके सीक्वेंस में मैं करवाते हुए चलूंगा और उनका सॉल्यूशन हम अच्छे से देखते चलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी सी हो जाएगी और आप एक तैयारी करने का एक मेथड अपना लीजिए। इसमें ये होता है कि जो क्वेश्चंस आपको एक बार पढ़ते अगर आंसर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके चल सकते हैं, और जो क्वेश्चंस आपको कहने मतलब होता है कि हाँ यार ये याद नहीं रह रहा, उस क्वेश्चन को आप नोट डाउन जरूर कर लें, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी बेटर रहेगी और आप उन क्वेश्चंस को जब एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप रिपीट करके जरूर जाए। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन एक बार पढ़ने पे अगर समझ में आ रहा है और अगर वो तुरंत आप आंसर दे पा रहे हो, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। और अगर आप उस क्वेश्चन में माइनर अगर मिस्टेक करते हो, जिस जो क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया लेकिन आप समझते हो कि हाँ मैं आगे इसको भूल सकता हूँ, तो आप उस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कर ले। तो आइए, मैंने जो बताया आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अपने यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके आप, जैसे अगर अभी जो आपका चल रहा है इसरो स्किल टेस्ट, जो HDSC का जो आपने एग्जाम दिया था उसका स्किल टेस्ट की भी तैयारी करवा रहा हूँ। अगर आप NPCL, DRDO या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो और वो भी स्किल टेस्ट की, तो यहाँ पे मैं ट्रेड टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी जाके जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ। ओके, तो हम मिलते हैं अपने प्रैक्टिकल वाली क्लास में भी और आपके इस लेक्चर में भी। ओके, अगर आपका रिव्यू अगर अच्छा रहा और आके आपके लाइक और कमेंट्स अगर अच्छे रहे तो मैं आपके लिए ये रेगुलर वीडियो बनाता रहूंगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो 30 नंबर तक के हमने क्वेश्चन को देख लिया था। ओके, 30 नंबर का क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। निम्न में से सबसे अच्छा अचालक पदार्थ कौन सा है? अब आपको अचालक पदार्थ के बारे में पूछा जा रहा है, जो सबसे अच्छा अचालक पदार्थ, ये अब्रक। अब्रक क्या होता है? एक अचालक पदार्थ तो है, लेकिन ये कब होता है? ये एक नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट पे आधारित होता है। जैसे जैसे इसका हम तापमान बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध का मान घटता जाता है। जब ये शून्य तापमान पे होता है तो इसका प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन आपका दे रखा है वल्केनाइज्ड रबर, तो ये आपका एक सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है। ओके, और शुष्क हवा, ये जब बारिश के दिनों में क्या होता है, इसमें नमी आ जाती है और नमी की वजह से ये चालक के जैसे वर्क करने लग जाता है। बेकेलाइट, आप जो पंखे में ऐसे जो बेकेलाइट होता है कि मतलब आप एक जो लेदराइट पेपर की शीट बोल सकते हो, बेकेलाइट की जो पोर्सलिन, ये क्या होते हैं? आपके कुछ चालक पदार्थ होते हैं। ओके, लेकिन सबसे अच्छा चालक पदार्थ की ये बात कर रहा है कि यहाँ पे सबसे बेस्ट अचालक पदार्थ कौन सा रहने वाला आपका? वल्केनाइज्ड रबर। अगर आपके एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से देख के याद जरूर करें। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है जो आदर्श जो वोल्टमीटर होता है उसका प्रतिरोध का हम मान क्या रखते हैं? अनंत रखते हैं। और अगर यहाँ पे पूछा जाए कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध का मान होता है तो उसका क्या होता है? शून्य होता है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप साथ में याद रखें। आप क्वेश्चन को हर बार भूल जाते हो। हर बार भूलने का कारण यही होता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आप अपने चैनल के साथ में हर तरीके का क्वेश्चन जो भी मैं सोल्व करवाऊँ अच्छे से समझिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और आपका DRDO अगर अदर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध मान कैसा होता है? में अनंत होता है। ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और
आपके लिए ये जो हमने जो बताया कि आदर्श एम्पीयर मीटर, जो एमीटर होता है, एमीटर की हम बात करें, आदर्श एमीटर, तो इसका जो प्रतिरोध का मान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ओके, जो एम्पीयर मीटर होता है वो सर्किट के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो सर्किट के समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 32 की बात करते हैं। कार्यशाला में, ये सॉरी, कर्मशाला में प्रयुक्त बस बार है। तो आप जो कार्यशाला वर्कशॉप होता है या आप अदर जो भी कोई इंडस्ट्री होती है, जो जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कर्मशाला नाम दे रखा है। तो यहाँ पे आप इस नाम से भी समझ सकते हो, जो कर्मशाला होती है उसमें जो प्रयुक्त जो बस बार होती है, जो बस बार आप यूज करते हो, यानी कि मतलब एक जगह आपका एक कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है और वहां पे बहुत सारे उपकरण से जो लगे हुए थे उनको अलग अलग तरीके से हम सप्लाई देने का काम करते हैं। जो बस बार होती है वो एक चालक की भांति वर्क करती है। ओके, और ये किसकी बनी होती है, तांबा और एल्यूमिनियम के हम लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा बेस्ट कौन सी होती है, तो वो कौन सी रहेगी, आपकी तांबे वाली होगी। और एल्यूमिनियम की जो हमने बात की, एल्यूमिनियम का क्या होता है, प्रतिरोध का मान तांबे की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होता है। इस वजह से हम सबसे ज्यादा रेफर किसको करते हैं, तांबे वाली को करते हैं। ओके, बाकी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर डीएमआरसी का अगर क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे एल्यूमिनियम की बस बार भी ले रखे हैं। अगर आप एनएमआरसी का अगर एग्जाम देखोगे तो वहां पे कॉपर की दे रखा है। तो आप इस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में दे रखा हो तो आपको कॉपर वाला सिलेक्ट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक होता है। अब आपको ये भी पता रखना है में एक्ससी और एक्सएल, और यहाँ पे जो प्रतिरोध जेड, मतलब इनका जो मात्रक होता है वो सबका क्या होता है, मतलब इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम में होता है। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मात्रक, जो इंडक्टिव होता है इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। और जेड इम्पीडेंस का जो इसका मात्रक भी क्या होता है, ओम में ही हम लेते हैं। तो जो ओम एम्पियर होता है ये आपका किसी का मात्रक नहीं होता, क्योंकि एम्पियर होता है ये किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक होता है। और ओम मीटर होता है ये विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसका मात्रक होता है स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहे और प्रैक्टिस में लाए, क्योंकि आता आपको सब कुछ है। अगर आप पढ़ते रहते हो रेगुलर तो आपको बहुत कुछ आता है। लेकिन कारण ये होता है अगर आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्वेश्चंस आप वहां पे एग्जाम में आते हुए उसको गलत करके आ जाते हो। ओके, तो यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं तो आप देखिए, यहाँ पे भारत में ऐसी, भारत जो अपने भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हम 34 की बात करते हैं। भारत में ऐसी धारा किस आवृत्ति पर प्रेषित की जाती है, कहने का मतलब अपने जो भारत की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के बारे में ये जानना चाह रहा है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है भारत की, ये आपको सबको ध्यान रखना है। ये भारत की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। अब फ्रीक्वेंसी को भी क्या रखता है, हम इसको भी निर्धारित कर सकते हैं। अब आप जब अल्टरनेटर पढ़ते हो तो अल्टरनेटर की जो एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर पी इंटू एन अपॉन 120 होता है ये। आपको ये सब कुछ पता है, क्योंकि आप जैसे जैसे यहाँ पे पोलों की संख्या, घूर्णन गति और एफ बराबर क्या होता है, पी इंटू एन अपॉन 120 होता है। अगर यहाँ पे पोलों की संख्या बढ़ाते हो या घूर्णन गति को अगर बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट कौन सा रहने वाला है, अगर आप एन आरपीएम अगर जैसे जैसे बढ़ाते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप अल्टरनेटर की जो फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी घूर्णन गति को आपको बढ़ाना होता है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो एफ बराबर पी इंटू एन अपॉन 120 ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर निर्धारित करनी हो तो आप इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज करते हो। ओके, 35 क्वेश्चन नंबर देखिए, विद्युत चुंबक पर आधारित युक्ति है। तो आपकी जो विद्युत चुंबक होता है, इलेक्ट्रिकल जो मैग्नेट होता है, ओके, विद्युत चुंबक, ओके, उसकी ये बात करने वाला है। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो उस पर आधारित उपकरण कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इनमें से सभी, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा है, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 को आप समझिए कि चुंबकीय रिले, जो मैग्नेटिक रिले होती है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे आप सप्लाई देते हो तो उसमें एक कॉइल होती है,
वो क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है, क्या मतलब उसमें मैग्नेट बन जाता है। जैसे ही उसमें मैग्नेट बनता है तो वो जो कॉन्टेक्टर होते हैं, जो यहाँ पे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें, ये जैसे मान के चलिए ये कितने पोल है, ये 2 पोल है। ओके, अब यहाँ पे कोई मैग्नेट लगा हुआ है। ओके, इसको हम एनवी से नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे ये क्या लग रखे हैं, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट लग रखे हैं। ओके, मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया। ओके, जैसे इसमें मैग्नेट बनता है तो ये क्या कर लेते हैं, इस तरफ खींच लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सर्किट को तोड़ देती है। और जैसे ये डिमैग्नेटाइज हो जाता है फिर सर्किट को क्या कर लेती है, ऑन कर देती है। कहने का मतलब हमने इसको थोड़ा विपरीत कंडीशन में समझ लिया, और बाकी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जब ये क्या होता है, अगर इसको ऑन करना होता है तो यहाँ पे एनवीसी जो लगी हुई होती है, ऐसे कॉइल लगी हुई रहती है, यहाँ से ऐसे इसके कॉन्टेक्टर होते हैं। ओके, ऐसे। ओके, जब इसके अंदर क्या होता है, मैग्नेट बनता है तो ये अपनी तरफ ऐसे आकर्षित कर लेती है। ओके, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज की आप कंडीशन समझ चुके हैं। ओके, नॉर्मली ओपन, अगर ये पहले से क्या थी, ओपन थी, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे इसमें मैग्नेट बनेगा तो क्लोज हो जाएगा। और जैसे इसके अंदर अगर ये नॉर्मली क्लोज वाली कंडीशन होती है ना, मतलब पहले ये ऑन थी और जैसे इसमें मैग्नेट बना तो ये क्या कर देगी, सर्किट को ओपन कर देगी। ओके, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल आप समझ सकते हो, और यहाँ से जो आउटपुट में जा रहा है वो क्या होता है, फेज और न्यूट्रल ही होता है। ओके, जैसे इसमें मैग्नेट बनेगा तो ये सर्किट को ओपन कर रही है, जैसे ये मैग्नेट बनना बंद करेगी तो ये सर्किट को चालू रखती है। ऐसी कंडीशंस भी रहती है जहाँ पे हम इसको इलेक्ट्रिकली में कहीं ना कहीं पे हम यूज करते हैं, ताकि आपको इस सर्किट से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो चुंबकीय बल्ले, इसके अंदर जो कहने का मतलब ये जो बोलना चाह रहे हैं, विद्युत चुंबक से आप चुंबकीय बल्ले, बज्जर, बज्जर जो आपके घरों में आप यूज करते हो। ओके, जैसे आप घंटी का यूज करते हो तो घंटी में भी आप क्या करते हो, सप्लाई देते हो, तो वहां पे भी आपका क्या होता है, एक मैग्नेट बनता है। ओके, तो यहाँ पे ये आपकी जो जिस उपकरण में मैग्नेट बनता हो और मैग्नेट बनने की वजह से अगर कोई उपकरण काम करता है तो वो क्या इसमें आधारित हो जाता है, वो विद्युत चुंबक पे आधारित हो जाता है। मैंने कोशिश की है इसको अच्छे से समझाने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने चैनल को लाइक जरूर करोगे। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होती है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे पाते हो, तो आपको इस क्वेश्चन को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको सबको पता है कि निकेल और क्रोमियम का हम मिश्रण यूज करते हैं। निकेल की मात्रा कितनी लेते हैं, 80% प्लस क्रोमियम की मात्रा कितनी लेते हैं, 20%। अगर आपको इन क्वेश्चंस को अगर तुरंत आंसर देना आ रहा है तो इन क्वेश्चंस को बार बार देखने की आवश्यकता नहीं होती। अब जैसे मान के चलिए आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो आपको उस क्वेश्चन को ढूंढने का है, या आपको क्या मतलब आप उस क्वेश्चन को अगर जैसे मान के चलिए आपको थोड़े दिन बाद में अगर एग्जाम देते हो और उस टाइम पे अगर भूलने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पे उस क्वेश्चन को ऐसे नोट डाउन करके रखिए, और तुरंत जब एग्जाम देने जाओ, अगर 1000-1500 क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हो, यानी मतलब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, तो उन क्वेश्चन का आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और आज का टाइम तो यही चल रहा है कि जितने भी पेपर आप दे रहे हो उन पेपरों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जैसे कि आप डीएमआरसी का पेपर देख सकते हो, एलएमआरसी का देख सकते हो, यूपीआरएमएल के भी पेपर देख सकते हो, जहाँ पे जितने भी आप टेक्निकल के पेपर देखोगे वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे नाइक्रोम मिश्र धातु किसकी होती है, निकेल और क्रोमियम के एक मिश्र धातु होते हैं। 80% इसमें निकल की मात्रा होती है और 20% क्रोमियम की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए 37। 3 पिन प्लग टॉप में अर्थिंग पिन का मोटा करने का कारण होता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपकी एक पिन ऐसे मोटी होती है और 2 पिन ऐसे छोटी होती है, तो इसका हमेशा जब आपका जो सॉकेट होता है, सॉकेट का हमेशा जो राइट साइड होता है, क्या मतलब आपका खुद का जो राइट साइड होगा वो आपका कौन सा होता है, फेज होता है। ओके, फेज होता है। और जो इसका जो लेफ्ट साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। जो सबसे बड़ी पिन होती है वो कौन सी पिन होती है, अर्थिंग वाली होती है। ओके, ये आपको याद रखना है, ये हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है, ये अर्थिंग वाली होती है। ओके, ये जो फेज होता है, फेज को आप हमेशा किससे कंट्रोल करके रखते हो, स्विच से। ओके, अगर आपको इसको सप्लाई देनी है, ओके, तो आप हमेशा इसको किससे कंट्रोल करके रखोगे, फेज से। ओके, और यहाँ पे न्यूट्रल के अंदर क्या लगा के रखते हो आप, लिंक। ओके, ऐसे एक लिंक बनी हुई होती है, आप इसको न्यूट्रल को ऐसे सप्लाई दे सकते हो। तो अर्थिंग होती है, यहाँ पे आप कलर कोडिंग के भी हिसाब से आप देख सकते हो, जो आपका हमेशा जो फेज वायर होता है या तो रेड हो सकता है या आपका ब्लू हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल जो वायर होता है ये हमेशा क्या होता है, ब्लैक होता है। ओके, और यहाँ पे जो अर्थिंग वायर होता है ये कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, में हरा कलर का वायर होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पे ये जो मेन आपसे बात पूछना चाह रहे हैं कि ये जो सबसे ज्यादा मोटी, ये जो 3 पिन पिन का जो ये प्लग टॉप जो हमने बनाया है, 3 पिन का जो हमने क्या बनाया है, एक प्लग टॉप जो हमने बनाया है, इसकी बात करें, ये जो सबसे मोटी पिन जो आपका जो सॉकेट होता है 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, 32 एम्पियर, 16 एम्पियर, उसमें आप देखते हो कि एक सबसे बड़ी पिन और सबसे मोटी पिन वाला होता है। ओके, तो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि ये अधिक सरण धारा वहन कर सके। कहने का मतलब, जब जैसे मान के चलिए आपने कोई मोटर है आपके घर में, जो आप सिंगल फेज मोटर यूज करते हो, अब सिंगल फेज मोटर की जो बॉडी होती है, अगर वो अर्थिंग कर रखी है, अगर आपने ऐसे, ये कोई मान के चलिए ये कोई मोटर थी, इसको समझिए। ओके, आपको समझ में आ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से मैं इसको अच्छे से समझा दूँ। ये क्या है, आपका यहाँ से अर्थिंग हो रखा है, यहाँ पे आप क्या देते हो, फेज देते हो, यहाँ पे आप न्यूट्रल दे रखे हो। ओके, मान के चलिए आप ऐसे दे रखे हो, ये आपकी मोटर है। अब आप क्या करेंगे, 3 पिन प्लग टॉप है। ओके, ये 3 पिन वाला प्लग टॉप है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करोगे, अर्थिंग पिन इसमें लगा दोगे, और फेज वाली, ये न्यूट्रल वाली पिन इसमें चली जाएगी और फेज वाली पिन इसमें लग जाएगी। अब जैसे ही आप इस प्लग टॉप को इस सॉकेट में डालोगे, तो डालते जो अर्थिंग वाली जो पिन है वो सबसे पहले अर्थिंग पॉइंट से में टच हो जाएगी। ओके, जिससे क्या होगा, आपको इसमें इन दोनों पॉइंटों पे सप्लाई मिलने से पहले ही क्या हो जाएगी, इसकी बॉडी अर्थिंग हो जाएगी, और जैसे अर्थिंग होगी तो आपको झटका नहीं लगेगा। अगर किसी भी कंडीशन से अगर उसमें लीकेज हो रहा होगा, तो वो लीकेज किसमें चला जाएगा, आपका अर्थिंग में चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो अर्थिंग पिन है सबसे ज्यादा मोटी रखने का कारण यही है कि अगर आपने जैसे फेज और न्यूट्रल सप्लाई दी और अगर इसमें शॉर्ट सर्किट था, ओके, कहने का मतलब इसमें करंट का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जहां पे रेजिस्टेंस का मान 0 होता है वहां पे करंट का मान बढ़ जाता है। जैसे करंट का मान बढ़ जाएगा तो उसी करंट को क्या मतलब यहाँ पे हम अर्थिंग में भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्किट या उस झटके से बचा लेगी अगर आप बॉडी को छू लेते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, विद्युत वाहक बल को इनमें से किसके द्वारा प्राप्त किया जाना संभव है। तो आपका विद्युत वाहक बल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, उसकी ये बात कर रहे हैं, कहना मतलब किसके द्वारा हम प्राप्त किया जाना संभव, हम किसके द्वारा हम उसको विद्युत वाहक बल, जो वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज आप इसको कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हो, किस किस की सहायता से आप प्राप्त करते हो। जैसे मान के चलिए आपको अगर डीसी के अंदर वोल्टेज चाहिए तो आप डीसी जनरेटर लगाओगे। अगर बैटरी चाहिए, बैटरी से आप जितना वो चाहो, अगर बैटरी जिस रेटिंग की तरह के 6 वोल्ट की होती है, 12 वोल्ट की होती है, ओके, 24 वोल्ट की होती है, 36 वोल्ट की होती है, क्या मतलब जो जितनी बैटरी होगी वो उतना वोल्टेज हमें आउटपुट में डिलीवर करती है। जो आपका सेल होता है ये कितने कितने वोल्टेज का होता है, 1.5 वोल्ट का जो आपका शुष्क सेल होता है उसकी ये बात कर रहे हैं। जो बैटरी होगी ये लेड एसिड बैटरी होती है। ओके, कौन कौन सी बैटरी हम यूज करते हैं, लेड एसिड बैटरी है, हम इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी में द्वितीयक सेल होते हैं, ये सेकेंडरी सेल होते हैं। ओके, इनको हम सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी के नाम से हम इनको जानते हैं। और यहाँ पे जो सेल होता है ये सेल 1.5 वोल्ट का होता है, और ये आपका किस में आता है, शुष्क सेल आता है। अब ये जो सेल होता है, आप जब इसको यूज कर लेते हो, एक बार यूज करने के बाद में आपका यूज एंड थ्रो, कहने का मतलब आप इसको फेंक देते हो। ये क्या होता है, एक बार चार्ज हो जाता है, चार्ज होने के बाद में जैसे आपने यूज किया, यूज करने के बाद में ये क्या हो जाता है, में खराब हो जाता है, कहने का मतलब इसका जो इसके अंदर जो पदार्थ भरा जाता है वो क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है, क्योंकि चार्जेबल नहीं होता। इस वजह से हमें ये जो सेल है इसको हम फेंक देते हैं। बाकी जो बैटरी होती है इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि लेड एसिड बैटरी होती है। और आजकल तो जो आप लिथियम बैटरी देखते हैं, जो आप आजकल की जो इलेक्ट्रिक बाइक आती है उनमें आप बहुत ज्यादा आपको देखने के लिए मिलती है। जो बैटरी होती है उसकी वारंटी, ये सबसे ज्यादा चलने वाली बैटरी होती है, 10 वर्षों तक ये चल सकती है। क्योंकि लिथियम जो बैटरी होती है उसकी आयु कितनी होती है, 10 वर्ष तक वो चल सकती है। लेकिन आपने जब इलेक्ट्रिक बाइक लेते हो तो उसकी 3 से 5 साल तक की क्या होती है, वारंटी होती है। ओके, कितने साल की वारंटी होती है, 3 से 5 साल तक की उसकी वारंटी देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप जो विद्युत वाहक बल किस किस के सहायता से उत्पन्न कर सकते हो, जनरेटर की सहायता से, बैटरी की सहायता से, सेल की सहायता से, या आपका एक डायनेमो जो आप नाम देते हो, डायनेमो की सहायता से भी आप वोल्टेज बनाते हो, जो बैटरी चार्जिंग के लिए हम यूज करते हैं। जो डायनेमो आपने देखा है वो किस में देखे हो आप, ट्रैक्टर में लगा हुआ होता है। इतना समझ में आ गया होगा। हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, हथौड़े का साइज किसके अनुसार मापा जाता है। जो हथौड़ा होता है, हथौड़े की जो साइज होती है तो हम किसकी सहायता से, में किसके अनुसार मापा जाता है। जो हथौड़ा होता है ना, कि जो हैमर, आप उसको क्या बोलते हैं, हैमर। ओके, जो हैमर होता है उसकी जो साइज होती है, कहने मतलब उसकी साइज है, उसका जो वजन होता है, हम इसके अनुसार हम उसको लेते हैं। जो अपने इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है
वो 500 ग्राम का मैक्सिमम अपना हैमर हम यूज करते हैं। ओके, और इसके अंदर मेलेट का भी हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले व्यक्ति। ओके, मेलेट होता है, इसका भी कम 400 ग्राम या 500 ग्राम जो भी होता है, हम इतना ये मेलेट का वजन भी ले सकते हैं। और यहाँ पे हैमर हम लेते हैं, ये क्या मतलब 1 kg तक का भी हम यहाँ पे हैमर यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें थोड़ा भारी भरकम, अपने वैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर भारी भरकम काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम जनरली इसको यूज कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी बात की जा रही है कि हथौड़े का जो साइज होता है वो किसके अनुसार हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जो साइज लेना होता है ये हथौड़े के वजन के अनुसार हमें लेना होता है, क्योंकि आप फेस के व्यास के अनुसार कभी भी नहीं लोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन होगा तो उसको तो हथौड़े का जो वजन होता है, इलेक्ट्रिशियन ही क्या, अगर कोई भी व्यक्ति होगा किसी भी डिपार्टमेंट का होगा तो उसको अगर हथौड़ा चाहिए तो वो अपने वजन के अनुसार ही वो लेता है। हेड की ऊंचाई के अनुसार हमें नहीं चाहिए, पिन के लंबाई के अनुसार भी हमें नहीं चाहिए होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जो इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल गया हथौड़े के वजन के अनुसार, क्या मतलब ये केजी में आता है या ग्राम में आता है। ओके, 1 kg का हो सकता है, 2 kg का हो सकता है, ओके, या 500 ग्राम का हो सकता है। ओके, अगर आप ग्राम का लोगे तो 1000 ग्राम भी होता है, 2000 ग्राम भी होता है, या आप उसको आसानी से बेसिक क्वेश्चन को समझ सकते हो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, सेलों को समानांतर संयोजित किया जाता है। जो आपके सेल होते हैं, सेलों को, अब जैसे मान के चलिए ये कोई सेल है, ओके, ये इसका छोटा वाला नेगेटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट, ओके, प्लस हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट, यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब आपको क्या किया, आपने इसको ऐसे लगा दिया। ओके, लगाने के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, एक लोड कनेक्ट करोगे। तो ओके, तो लोड को मैंने आर एल, लोड का भी कुछ ना कुछ तो प्रतिरोध होता है। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि इसको समानांतर क्रम में लगाया। अब समानांतर क्रम में अगर इसकी रेटिंग अगर 1.5 वोल्ट है, तो समानांतर क्रम में लगे हुए इस प्रतिरोध की, इस सेल की भी या इस बैटरी की भी वोल्टेज का मान कितना रहने वाला है, 1.5 वोल्ट। जो सर्किट इस लोड पे जो वोल्टेज मिलने वाली है, इन दोनों पॉइंटों पे वोल्टेज मिलने वाली होती है, वो भी कितनी मिलेगी, 1.5 वोल्ट। तो आपको ये तो पता चल गया कि अगर समानांतर क्रम हम सर्किट में अगर दो बैटरी, दो से अधिक बैटरी को अगर हम समानांतर में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का मान तो क्या होता है, समान होता है। ओके, वोल्टेज का मान तो क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसमें धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपको अधिक करंट चाहिए किसी भी सर्किट में, किसी भी लोड को अगर चलाने के लिए, अगर आपको करंट का मान ज्यादा चाहिए तो आप सेलों को समानांतर क्रम में लगा दीजिए। ओके, और अगर करंट का मान आपको समान चाहिए, करंट का मान क्या चाहिए, अगर कम चाहिए, तो वोल्टेज का मान अगर ज्यादा चाहिए तो आप हमेशा उसको किस में लगा दीजिए, श्रेणी क्रम में लगा दीजिए। ओके, जिससे आपको क्या होगी, करंट तो समान मिलेगी। ओके, लोड पे भी समान जाती है, आपको श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम संयोजन आपको समझ में आता है, तो आप आसानी से इनको, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट आसानी से कर पाओगे। तो यहाँ पे ये जो इसका मेन क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है, ये धारा दक्षता बढ़ाने के लिए हम करते हैं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे यही बताया था कि वोल्टेज का अगर मान समान होता है तो धारा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि करंट का मान तो बढ़ ही रहा है ना, वोल्टेज का मान 1.5 वोल्ट यहाँ पे था, 1.5 वोल्ट इस सेल पे था, और 1.5 वोल्ट आपके लोड को मिल रहा है, तो यहाँ पे धारा का मान तो बढ़ गया ना। तो यही तो मैं बता रहा था कि धारा दक्षता बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम पर डे 20 या 30 क्वेश्चन देखने वाले, तो आप अपने चैनल के साथ में अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हो। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। अब चुंबकीय फ्लक्स, ओके, तो ये तो आपको बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको सबको पता होगा चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई अगर पूछेगा तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ओके, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ओके, आप ऐसे बोल सकते हो। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को किससे डिनोट करते हो, बी से डिनोट करते हो। चुंबकीय फ्लक्स को बी से डिनोट कर दिया, और वेबर को फाइ से, और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में आप ऐसे लिखते ही हो। ओके, तो यहाँ पे आ गए। आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। ये जो आवेश का मात्रा क्या दे रखा है आपको, कूलाम दे रखा है। एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न किसका मात्रक होता है। ओके, एम्पियर टर्न जो मैग्नेटिक जो विद्युत वाहक बनाते हो उसका एम्पियर टर्न में आप लेते हो। कहने मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक एमएफ है बोलते हो। ओके, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न के अंदर एन इंटू आई इसको लेते हो। ओके, अगर किसी भी कोई भी, जैसे ये कुछ छड़ थी, ओके, छड़ में आपने क्या कर दिया, टर्न दे दिया। अब जैसे जैसे टर्न की संख्या बढ़ाओगे और इसके अंदर जो सप्लाई आप दोगे, ओके, यहाँ पे करंट का मान रहने वाला है, तो करंट जैसे आपने आप दोगे तो यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा बनेगा। ओके, तो ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स टर्नों की संख्या पे और उसमें बहने वाली धारा के मान पे
डिपेंड करता है। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है? एम्पियर टर्न होती है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है? वेबर होती है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आने वाला है आपका 42 नंबर का। किसी परिपथ में एमीटर को लगाया जाता है। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको सोल्व करवाया था, पहले ही बता दिया था कि जो एम्पीयर मीटर होता है ये हमेशा किसमें लगता है? श्रेणी क्रम में आपका लगता है। और हमेशा जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर हमेशा किस क्रम में लगता है? समानांतर क्रम में लगाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। धारिता प्रभावित नहीं होती है। जो आपकी धारिता होती है ना, कैपेसिटर, जो आपका जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर की जो धारिता होती है ना, इससे प्रभावित नहीं होती। ये आपसे पूछ रहा है कि मैम धारिता प्रभावित नहीं होती। ओके, तो आवर्ती से प्रभावित नहीं होती। कैसे नहीं होती? अब आपको ये भी देखना है, क्योंकि एक्स यहाँ पे देखिए, सी बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू एफ इंटू सी होता है। ओके, यही होता है क्या? यहाँ पे एक्स सी आ जाएगा। ओके, एक्स सी बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू एफ सी होता है। ओके, अब यहाँ पे जब आप क्या कर रहे हो, इसको बढ़ाते हो तो ये भी बढ़ जाता है। ओके, धारिता प्रभावित नहीं होती। धारिता मतलब कैपेसिटेंस। ओके, प्रभावित नहीं होता। आवर्ती से ये प्रभावित नहीं होता। प्लेट के क्षेत्रफल से प्रभावित होता है, क्या मतलब? वो उसको बढ़ाने की बात कर रहा है। ओके, तो एक्स की कैपेसिटी रिएक्टेंस निकालने की जो बात की है, एक्स सी बराबर क्या? तो 1/2 इंटू एफ सी होता है। ओके, इस फॉर्मूले से तो आप ऐसे निकाल पाओगे। ओके, और बाकी यहाँ पे अगर जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे एक्स का मान क्या होता है? घट जाता है। और धारिता अगर यहाँ पे सी का मान बढ़ाते हो तो यहाँ पे ये भी घट जाता है। ओके, तो यहाँ पे मेन इसका क्या पूछने वाला है? ये धारिता, जो दोनों प्लेटों के मध्य की जो धारिता होती है ना, कैपेसिटी, को बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। ये इसको मैं किससे प्रभावित नहीं होती, मतलब आवर्ती से ये प्रभावित नहीं होती है। ओके, लेकिन बाकी आप प्लेट के क्षेत्रफल जैसे जैसे आप बढ़ाते हो तो प्लेट का ये जो प्लेट का जो क्षेत्रफल है, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप बढ़ा दोगे तो इसमें धारिता का मान बढ़ जाता है। ओके, प्रवेदित प्रवेदकता के नाम से जो इसमें भरा जाने वाला जो पदार्थ होता है, अगर आप इसमें अगर जितना अच्छा पदार्थ डालोगे उसकी धारिता बढ़ती है। और प्लेट के बीच की दूरी अगर जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो तो उससे धारिता घटती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था आवर्ती। ओके, आवर्ती बढ़ाने पे इनमें जो धारिता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन प्रभाव कब पड़ता है? जो एक्स सी का मान अगर हम परिवर्तन करना चाहें तब वो फर्क पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं। ड्रिल बिट निम्न में से किस धातु का बनाया जाता है? जो आपका ड्रिल बिट होता है ये हमेशा हाई स्पीड स्टील का हम बनाते हैं। ओके, अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, मैं ड्रिल बिट, जो ड्रिल जो मशीन आपकी जो इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन भी होती है और जो हैंड ड्रिल मशीन भी होती है, जो हम उनमें जो एक आगे जो तक और जो जा आप जो बोलते हो उसमें एक बिट का यूज करते हो। मतलब बिट जो आप अपने काम के अकॉर्डिंग आप बिट को लेते हो, तो उस जो बिट जो बनाई जाती है वो किसकी बनाई जाती है? हाई स्पीड स्टील की हम बनाते हैं। यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन देखिए। लेड एसिड बैटरी, जो लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है? अब जो लेड एसिड जो बैटरी होगी उसमें आप सबसे ज्यादा किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करते हो? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का या H2SO4 का आप यूज करते हो। H2SO4। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे लेड एसिड बैटरी की बात की जा रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन होता है, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे मोस्ट लिख करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH भी। ओके, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले होते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्काइन सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मेन ये कंफ्यूजन करने वाला होता है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ये क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, जो आपका फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है, पदार्थ की चुंबकशीलता होती है। अब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है, जो फेरो डाया, ओके, पेरा, ये जो होता है ना, इनकी ये बात करने वाला है। तो यहाँ पे ये जो पूछना चाह रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की जो चुंबकशीलता होती है वो एक से अधिक होती है। ओके, और बाकी जो होते हैं वो उनकी एक से कम होती है। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं। फेरोमैग्नेटिक जो पदार्थ होता है उसके अंदर एल्निको एल्कोनेक्स ये आता है, और इससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबकीय पदार्थ कैसा पदार्थ होता है? जो चुंबकीय पदार्थ के नाम जिसमें मैग्नेट बन सकता हो। ओके,
ये कौन सा पदार्थ आएगा आपका, निकेल एक चुंबकीय पदार्थ है। इसमें हम जब इसके अंदर सप्लाई देते हैं या हम इसको क्या कर सकते हैं, एल्निको या एल्कोनेक्स से आप समझ सकते हो, एल्निको, ओके, उसमें निकेल कोबाल्ट ये सब कुछ आता है, ओके। तो यहाँ पे आप फेरोमैग्नेटिक पदार्थ की जब अगर बात करोगे, एग्जाम्पल जब देखोगे परमानेंट मैग्नेट बनाने वाले होते हैं, तो यहाँ पे आप एल्निको या एल्कोनेक्स बोलते हो, एल्निको, एल्कोनेक्स कुछ भी लिख लीजिए, ओके, एल्कोनेक्स। तो यहाँ पे आप इनके एक एक वर्ड का अगर मतलब निकालोगे तो इसका मतलब एल्यूमिनियम हो जाएगा, ओके, लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकेल हो जाएगा, ओके। ये अलग अलग पदार्थ के नाम आप आसानी से निकाल पाओगे, ओके। तो यहाँ पे ये जो निकेल आ रहा है, तो निकेल आप एल्कोनेक्स में भी आ रहा है और एल्निको में भी आ रहा है। तो यहाँ पे निकेल होगा, ये क्या होता है आपका एक मतलब मैग्नेटिक पदार्थ होता है। अब जो चांदी होता है, चांदी एक मैग्नेटिक पदार्थ नहीं होता, कांच नहीं होता, क्योंकि इसको हम परमानेंट मैग्नेट इसमें नहीं बना सकते। अगर आप इसमें चांदी के अंदर अगर आप जब सप्लाई दोगे, आहिस्ता मैग्नेट को आप बना पाओगे, ओके, क्योंकि जैसे उसमें धारा बहेगी, क्योंकि सबसे अच्छा चालक पदार्थ होता है, ओके। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 की हम बात करते हैं। चुंबकशीलता की इकाई क्या है? जो चुंबकशीलता है इसकी इकाई की बात कर रहा है। तो चुंबकशीलता की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये एक चुंबकशीलता होती है, ये एक इकाई रहित होती है, ओके, इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ओके। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा। और बाकी ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई मैंने बताई दी थी, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ओके। रिलेक्टेंस की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होते हैं। और यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स की इकाई क्या होती है, एम्पियर टर्न होता है, ओके। ये हमने इकाई देख ली सबकी, ओके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर का, प्रतिघात के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? जो प्रतिघात होता है, ओके, प्रतिघात का व्युत्क्रम क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में रिपीट होता है, ओके। प्रतिघात, ओके, प्रतिघात, प्रतिबाधा, जो ये अलग अलग होते हैं, इनको अच्छे से याद करके रखिए। जो प्रतिरोध होता है तो किसके व्युत्क्रम होता है, 1/g आप लिख सकते हो, ओके। प्रतिबाधा जेड होता है, ओके। ये आप इनको अच्छे से याद करो, क्योंकि ये जैसे आप याद कर लोगे तो आपको ये भूलने में दिक्कत नहीं होगी। ससेप्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। प्रतिघात को हम क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं, ओके। तो ये आप अच्छे से, प्रतिबाधा जेड हो गया, इम्पीडेंस प्रतिबाधा, ओके, आप इनको आसानी से याद करके रख सकते हो। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए, ओके। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, ओके। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, एक उदासीन कण होता है। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन कैसा कण होता है, ये एक उदासीन कण होता है। जो आपकी पूरी एटम होते हैं, जो परमाणु संरचना होती है, वो भी कैसी होती है, एक आपकी उदासीन होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्लस प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होने की वजह से वो क्या हो जाता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, मतलब विरोध करते हैं और वो अपने आप को नष्ट कर देते हैं, तो वो उदासीन हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होते हैं, जैसे मान के चलिए आपका इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना, तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻10 -19 गुलाम होता है, ओके, -19 गुलाम, ओके, -19 गुलाम होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का अगर आप द्रव्यमान की बात करोगे तो 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर आप इसको ग्राम में लोगे तो यहाँ पे मतलब 3 माइनस करोगे तो 28 ग्राम आ जाएगा, ओके। यहाँ पे प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻28 में 27 आ जाएगा, ओके, 27 ग्राम। आप इनको अच्छे से एक बार याद करें। जो प्रोटॉन का जो प्रोटॉन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मैं जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है, हम बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, ये प्लस और माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश और प्रोटॉन का आवेश समान होता है, तो माइनस यहाँ पे प्लस ले लेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 गुलाम होता है, ओके। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पूछी जाएगी, 1 एम्पियर सेकंड, 1 गुलाम आवेश के बराबर। क्यू बराबर क्या होता है, आई गुणा ई होता है। ये बेसिक फॉर्मूले होते हैं, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर आपको दे दी जाए, ये मान अगर आप रखोगे तो यहाँ पे 1 गुलाम आवेश पर अगर आप निकालोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाती है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ओके। या आप इनको याद रखें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो एक ऋणावेशित होता है, और जो प्रोटॉन होता है वो एक आपका धनावेशित कण होता है, ओके। तो ये आपके बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। यहाँ से कुछ अलग स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात की जा रही है। तो हम यहाँ तक अपने जो 50 क्वेश्चन थे जो इलेक्ट्रिशियन से थे, ओके, ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। और मैंने इनको जो
बताया, एक्सप्लेन करने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा, तो आप अपने इस चैनल के साथ में जुड़ करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो लाइक जरूर करें एंड शेयर शेयर करें, और अपने इस चैनल को AMR, जो हमने नाम इसका चेंज कर दिया है, AMR टेक्निकल क्लासेस के नाम से हमने रख दिया है। पहले अपना AMR लाइव क्लासेस ITI के नाम से था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा चेंज किया है। ओके, तो यहाँ पे अपना चैनल का नाम क्या रहने वाला है, AMR टेक्निकल क्लासेस के नाम से है। ओके, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसमें आपको सब कुछ पसंद आएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, कि मतलब इसके बारे में आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके लिए आगे ऐसी क्लासेस लेके आनी है या नहीं लेके आनी, क्योंकि आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उससे मैं कुछ डिमोटिवेट होऊंगा या मोटिवेट होऊंगा। आप जो करना चाहोगे वो आप कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ और अच्छा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप अपने इस चैनल के साथ जुड़े और अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आप देख पा रहे हो कि अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स की संख्या बहुत कम है, और मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे क्या मतलब सब्सक्राइबर्स कम होने की वजह से मेरे को एक डीमोटिवेट सा ऐसे फील होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप अपने एक टीचर के लिए अपना इतना सा सपोर्ट जरूर करें। ओके, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, लव यू।